हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे आवेशों के बारे में, हमने पढ़ चुके थे और आज हमें पढ़ना है आवेशों के मध्य लगने वाला बल। आवेशों के मध्य लगने वाला बल के बारे में आपको पढ़ना है। देख, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास जो सजातीय आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत बल होगा वो भी कितने प्रकार का होगा? वो भी दो प्रकार का होगा। यदि हमारे जो आवेश हैं सजातीय हैं तो सजातीयों के मध्य जो बल लगेगा वैद्युत बल वो प्रतिकर्षण होगा, और जो विजातीय आवेश होंगे उनके मध्य जो उनके मध्य जो वैद्युत बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। तो इसी के संबंध में आज हम पढ़ रहे हैं कुलाम्स लॉ, कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम। कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम। तो कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम क्या था? तो इन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया था। तो इनके जो कथन थे वो इस प्रकार थे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे कहा कि फर्स्ट जो उनका था, उनका कथन वो क्या था? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या होता है? F अनुक्रमानुपाती। मान लीजिए आपके पास जो आवेश है वो एक Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है। तो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और सेकंड जो उनका कथन था वो क्या था कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुलाम ने क्या कहा था? इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है, क्या है? दो आवेश है जिनके परिमाण क्रमशः क्या है? Q1 और Q2 है। मान लीजिए एक आवेश आपका Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है। और इनके मध्य की जो दूरी है वो आपकी है R। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। तो कुलाम के अनुसार जो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है F, वो क्या होगा? फर्स्ट जो उनका कथन है उसके अनुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और सेकंड जो था वो क्या था? उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी 1/r², क्योंकि दूसरा कथन था हमारा कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बात करें अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइंड करें तो यहां से हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। और जैसे कि हमें पता है कि अब अनुक्रमानुपाती साइन हटाने के लिए यहाँ पे एक नियतांक आएगा, तो यहाँ पे उन्होंने नियतांक लिया 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ पे जो उन्होंने नियतांक लिया वो क्या है? 1/4πε0 के, जहां पर
एप्सिलॉन नोट जो है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। जहां पे एप्सिलॉन नोट क्या है, वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, और जिसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, यानी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, यहां से अगर हम निकालते हैं, अगर एप्सिलॉन नोट की यूनिट हम देखें तो यूनिट हो जाएगी एप्सिलॉन नोट की अगर यूनिट देखते हैं वो क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो देखेंगे एप्सिलॉन नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करें इसकी वीमा की, तो यहां से अगर इसकी वीमा क्या होगी एप्सिलॉन नोट की, देखिए अब यहां से अगर हमें निकाल लिया कूलम, कूलम की जो वीमा होती है वो होती है 80, और स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन न्यूटन, न्यूटन यानी फोर्स की विमा जो होती है mlt माइनस 2, और बात करें मीटर तो मीटर की होती है L, और स्क्वायर है तो L स्क्वायर। अब इनको सोल्व करेंगे तो यहां से m, जैसे ही अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर क्या हो जाएगी निगेटिव, तो m -1 और L और L स्क्वायर, यानी L की पावर 1 है और L की पावर 2 है, तो 1 + 2 3, और जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -3। अब यहां से देखते हैं t की पावर -2, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो t की पावर +2 हो जाएगा, और +2 और +2 कितना हो जाएगा, t की पावर 4, और बचता है लास्ट में a, तो a स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारी जो एप्सिलॉन नोट की वीमा होगी वो क्या होगी, m-1 L-1 t की पावर 4 और a स्क्वायर। ठीक है, और बात करें अब यहाँ पे जो नया एक k, तो यहाँ पे क्या होता है, k होता है माध्यम का पैरावैद्युतांक, किसी माध्यम का पैरावैद्युतांक। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात करें निर्वात अथवा वायु के लिए जो एप्सिलॉन नोट होता है, सॉरी के होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब पैरावैद्युतांक में हमने अभी पढ़ाया के क्या होता है, पैरावैद्युतांक क्या होता है, पैरावैद्युतांक। तो पैरावैद्युतांक कहते किसे हैं, ठीक है, अभी देखिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, वो है F = 1/4 एप्सिलॉन नोट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पे अगर ये फोर्स बात करें तो ये था आपका मीडियम में। अब बात करें तो अगर K की वैल्यू 1 है निर्वात अथवा वायु, यानी एयर में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं इन इक्वेशन को अगर डिवाइड करूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो मुझे क्या मिलता है, Fm अपॉन Fa इक्वल टू हो जाएगा, तो यहां से 1/4 एप्सिलॉन नोट से 1/4 एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, एंड R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 1/K, या फिर हम कह सकते हैं यहां से, तो Fa इक्वल टू, यानी Fm इक्वल टू Fa अपॉन K, Fm इक्वल टू Fa अपॉन K। तो यहां से कहा जा सकता है कि अगर मैं किसी भी यहां पे अगर K पैरावैद्युतांक का दोनों के बीच माध्यम रख दूं, तो वायु तथा निर्वात में जो उसके बीच बल था वो उसका कितना हो जाएगा, 1/K टाइम्स रह जाएगा। यानी किसी भी माध्यम, अगर यहाँ पे अगर निर्वात अथवा वायु था तो तब जो हमारे पास बल था, और उसके बाद कोई K माध्यम रखने पर जो बल होगा वो क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी माध्यम का इफेक्ट क्या हो जाएगा कि माध्यम रखने पर जो हमारा वैद्युत बल है वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट K है, तो एप्सिलॉन नोट K यहां से होता है कि एक वर्ड आता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसे कहते हैं, ये होता है माध्यम की वैद्युतशीलता,
तो माध्यम की वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। एप्सिलॉन का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहां से भी अगर मैं के की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा एफ ए अपॉन एफ एम, और यहां से अगर मैं के की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें पैरावैद्युतांक के लिए दो डेफिनेशन मिलती है। एक तो यहां से कि पैरावैद्युतांक क्या होता है, किसी माध्यम का पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखें तो यहां से किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य निर्वात तथा वायु में लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में उसके उन दोनों के बीच लगने वाले बल का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, उस माध्यम का पैरावैद्युतांक। या फिर हम कह सकते हैं कि जो के है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता का जो निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, माध्यम का पैरावैद्युतांक। तो यहां से बच्चों ने पढ़ा है कि पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं। दो डेफिनेशन हमें यहां से मिली है कि निर्वात अथवा वायु में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का उस माध्यम में लगने वाले बल के साथ जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, माध्यम का पैरावैद्युतांक। या फिर कह सकते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात तथा वायु में निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, माध्यम का पैरावैद्युतांक। अब बात करें पैरावैद्युतांक की, जैसे कि हमने पढ़ा है कि निर्वात तथा वायु में जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1, और किसी भी चालक के लिए, चालक या फिर कह सकते हैं किसी भी धातु के लिए के की वैल्यू जो होती है वो होती है अनंत। और बात करें कि कुचालक के लिए के की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 से अधिक होती है। के की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 से अधिक होती है, किसके लिए, कुचालक के लिए। अब बात करें नेक्स्ट, यहां से हमें पता लगता है कि जो वैद्युत बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है कि F अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, बीच की दूरी के वर्ग के। अब यहां से हमें क्या पता लगता है, अगर मैं किन्हीं भी दो आवेश है, मान लीजिए Q1 है और एक Q2, इनके बीच की दूरी को अगर मैं क्या कर दूं, R को क्या कर दूं, आधी कर दूं, तो बीच की दूरी को आधी करने पर क्या होगा, जो फोर्स है वो मेरा कितने गुना हो जाएगा। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 का कितना करूंगा, इसको हाफ करता हूं तो हाफ करने पर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो दैट मीन्स मेरा जो फोर्स है F है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दूरी घटती है तो दूरी घटने पर क्या होगा, दूरी के स्क्वायर में जो होगा वो आपका फोर्स इंक्रीज होगा। यानी अगर मैंने दूरी को आधी किया है, यानी आधी का मतलब क्या है, उसको हाफ टाइम रिड्यूस किया है, तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो दैट मीन्स क्या है, जो मेरा बल है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। और इस जो बल की दिशा होती है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब बात करेगी, जहां पे दिशा की बात हुई है तो अब हम करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम के सदिश रूप की व्याख्या करते हैं कि कूलाम के सदिश रूप क्या होता है, किस तरह से इक्वेशन हमें पता उसकी लगेगी। तो मान लीजिए हमारा दो आवेश हैं, वो किसी निर्देश तंत्र में स्थित है, x, y एंड z। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, वो किसी निर्देश तंत्र में स्थित है और मूल बिंदु के सापेक्ष उनके स्थिति सदिश मान लीजिए R1, और Q2 का जो स्थिति सदिश है मूल बिंदु O के सापेक्ष वो क्या है, आपका R2 वेक्टर है। कितना है, R2 वेक्टर है। तो अब इन दोनों के बीच मान लीजिए अगर जो है Q1 के कारण Q2 पर जो बल है, Q1 के कारण Q2 पर जो बल है वो कितना है, F21 है, और Q2 के कारण Q1 पर जो बल है वो कितना है, F12 है। ठीक है, क्योंकि जब Q1 है, Q1 के कारण Q2 पर भी बल लगेगा और Q2 के कारण Q1 पर भी बल लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश वो कितना है, वो है आपका R12 वेक्टर। यानी Q1 के कारण
सॉरी Q1 का Q2 के कारण जो स्थिति से Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो कितना है, R12 है। तो R12 यहां से हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2। ठीक है, और बात करें इसी प्रकार Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। अब बात करेंगे कि Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, वो होगा आपका R21, और R21 कितना हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अगर बात करें तो इसको अगर मैं लिखूं माइनस R1 माइनस R2, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ये किसकी वैल्यू है, R12 वेक्टर की। आप देखें, अगर मान लीजिए कोई सदिश होता है तो सदिश क्या होता है, सदिश के उसका साथ परिमाण और उसकी दिशा दोनों होती है। तो परिमाण और दिशा, मान लीजिए अगर इसके स्थिति सदिश, तो इसकी जो स्थिति के सदिश सापेक्ष है, मान लीजिए Q1 के सापेक्ष, तो बात करेंगे अब, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी सदिश है तो सदिश के साथ क्या होता है, उसकी दिशा भी होती है। तो मान लीजिए जो R12 वेक्टर है तथा R21 वेक्टर है, इनके के अनुदिश जो एकांक सदिश के अनुदिश एकांक सदिश मान लीजिए कि R12 वेक्टर है, यानी R12 जो आपका सदिश है, इसके अनुदिश क्या है आपका R12 कैफ है, और जो R21 है के साथ इसके सापेक्ष तथा कितना है R21 कैप है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें कि आपको अब किसी वेक्टर का जो परिमाण होता है, तो यानी वेक्टर को निरूपित करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए परिमाण और एक दिशा। तो अब बात करें कि एकांक सदिश को निरूपित कैसे करेंगे, एकांक सदिश कैसे निकालते हैं हम। तो एकांक सदिश होता है किसी भी सदिश का जो एकांक सदिश होता है वो होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण, यानी सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे सदिश क्या है हमारा R12 वेक्टर, और इसका जो परिमाण है वो कितना है R12। इसी प्रकार अगर बात करें हम R21 कैप की, तो R21 कैप किसके इक्वल हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21। अब यहाँ पे देखिए जो R12 होगा हमारा वो इसके इक्वल होगा R21, क्योंकि किसी भी चीज का जो परिमाण, मान लीजिएगा आपको दिल्ली से आपका आगरा जाना है, दिल्ली से कहां जाना है, आगरा, तो तब भी डिस्टेंस उनके बीच की वही रहेगी, या फिर आपको आगरा से दिल्ली आना है तब भी उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, वही रहेगी, लेकिन आपकी जो है वो दिशा क्या होगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन परिमाण जो आपका है यानी बीच की जो दूरी है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसी प्रकार Q1 से Q2 की दूरी या फिर Q2 से Q1 की दूरी दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। अब हमें क्या करना है, अब Q2 के कारण जो है Q1 पर बल, तो Q1 पर अगर बल बात करें तो Q1 पर बल कितना होगा, F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब F12 इनके बीच से दूरी कितनी है, F1 से जो 2 है वो परिमाण कितना है F12 और इसका स्क्वायर, और साथ में जो आएगा आपका स्थिति सदिश वो कितना होगा R12 कैप, कितना होगा R12 कैप। अब यहाँ पे R12 की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। अब यहां से अगर वैल्यू रखते हैं ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर अपॉन R12। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब R स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा R12 की पावर 3, और साथ में आपका R12 वेक्टर कितना हो जाएगा R12 वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, बात करें हम यहां से इसी प्रकार जो बात करेगी कितना, या फिर यहां से अगर इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वैल्यूज की निकाली थी, F12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और जिसकी वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी R1 माइनस R2। अगर इसी प्रकार बात करें, इसी प्रकार आवेश Q2 पर जो बल होगा वो कितना होगा F21
1, वो भी इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर की भी वैल्यू रखते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब। अब यहां से अगर बात करें इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो अब यहां से F21 आपका किसके इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का। देखिए अब यहां से अगर हम कह सकते हैं कि R21 किसके इक्वल होता है R12, R21 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हमने निकाला था R21 इक्वल टू होता है R12, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि R12 का क्यूब, R12 का क्यूब। अब देखिए अगर यहां से मैं माइनस कॉमन करता हूं, अगर मैं माइनस कॉमन करता हूं तो इसको लिख सकता हूं R1 माइनस R2 वेक्टर। तो अब ये देखिए ये आपके पास किस चीज की वैल्यू है, देखिए यहां से F12 का जो वैल्यू है वो आपका लगभग सेम है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि F21 इक्वल टू माइनस F12, यानी इसका मतलब यहां से कहना है कि मतलब क्या है कि ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है कि जितना Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना Q2 भी Q1 पर लगाएगा, लेकिन माइनस क्या शो करता है कि उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इसका मतलब क्या है कि Q1 के कारण Q2 पर भी बल परिमाण में समान होगा, लेकिन दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा, दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। अगर बात करें अब आपके पास अगर आवेश बहुत सारा निकाय हो, जो आपकी निकाय है वो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बनी है, निकाय क्या है, बहुत सारे आवेशों से मिलकर बनी है, तो उनके कारण किसी एक पर लगने वाले बल का अगर मान निकालना चाहे तो वो किस प्रकार निकालेंगे, जिसे कहते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत की बात करें, अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण का सिद्धांत की बात करें तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी बिंदु यानी मान लीजिए कि वही आपकी निकाय है बहुत सारे आवेशों से मिलकर बनी है, तो किसी एक आवेश पर, किसी आवेशों की किसी निकाय के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल समस्त आवेशों के कारण उस बल पर समस्त अलग अलग, यानी जैसे मान लीजिए एक आपके पास कोई निकाय है तो वो क्या है n कणों से मिलकर बनी है, किससे मिली है, n कणों से मिलकर बनी है, Q2 Q3 Q4 Q5 मान लीजिए Qn, वो कितने कणों से मिलकर बनी है, n कणों से। अगर मुझे निकालना है Q1 पर बल, किस पर निकालना है, Q1 पर, तो Q1 पर Q2 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल और Q4 के कारण Q1 पर, ऐसे ही करते हुए सभी आवेशों के कारण जो Q1 पर बल लगेगा उसके सदिश योग को ही क्या कहते हैं हम, Q1 पर लगने वाला बल। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वो समस्त आवेशों के अलग अलग Q1 पर बल के सदिश योग के बराबर होगा। मान लीजिए अगर Q1 है, Q1 पर Q2, Q3, Q4 Qn के कारण लगने वाले बल F12, F13, F14 F1n है। तो यहां पे जो 1 पर लगने वाला जो बल होगा यानी F1 होगा, तो F1 इक्वल टू होगा आपका F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15, कितना होगा F12 प्लस F13 प्लस F14 ऐसे ही F1n। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक आपका वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों में समानताएं असमानताएं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।